Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today we are discussing some important sections of Banking Regulation Act that are important from exam point of view. Before starting the video, I want to inform you that please do join our Telegram group. On daily basis, we are sharing an information that we think important from exam point of view. You will get to know the notification about our upcoming video. If there is any notification related to exam, you will get to know in this particular Telegram group. So do join the group. The link for the group is given in the description box below. तो we start करते हैं आज का सेशन. एंड टुडेज सेशन इज अबाउट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. आपको पता है कि बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विल बी देयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 विल बी देयर, सो दैट की प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ प्रॉपर सेक्शंस यहाँ पे बता रखे हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन बैंक्स ने इस अकॉर्डिंग काम करना है, इस अकॉर्डिंग नहीं करना, ये उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है, इस अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो दो एक्ट हैं यहाँ पे बेसिकली जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं फॉलो किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा. एक है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड सेकेंड वन इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सेक्शंस दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक है, सो इट्स अबाउट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ बैंक. हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं ना. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैंक की डेफिनेशन क्या है. अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं. अगर मैं नॉर्मल बात करूं, बैंक की डेफिनेशन अगर नॉर्मल आप फंक्शन से आप देखना चाहो कि बैंक मीन्स व्हाट. बैंक क्या करते हैं, बैंक करते हैं डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड लोन्स and advances for what purpose, for lending, for investment, है ना, ये पर्पस हो सकता है. एंड ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं दैट कैन बी विड्रॉएबल बाय पब्लिक ऑन डिमांड थ्रू चेक्स, ड्राफ्ट्स और अदरवाइज. ठीक है, तो ये सिंपल सी यही डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताई दैट डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉएबल बाय चेक्स, ड्राफ्ट्स और अदरवाइज. यही तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है बैंक की डेफिनेशन के अंदर. एंड ये डिफाइन कौन से सेक्शन के अंदर है, क्योंकि हम सेक्शंस देख रहे हैं ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शंस. सो कहाँ पे डिफाइन है आपका बैंक. इट्स डिफाइन अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन बी. इट्स डिफाइन अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन बी. इट्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ बैंक. तो क्या डेफिनेशन गिवन है अंडर दिस सेक्शन, अभी एक बार इसको रीड कर लेते हैं. So banking means the acceptance of deposit of money for the purpose of lending or investment from the public, repayable on demand or otherwise withdrawable by check. आई होप यही चीज़ें हमने डिस्कस की थी. तो ये है आपका सिंपल डेफिनेशन ऑफ बैंक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन. डेफिनेटली इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ध्यान में रखना है. सेक्शन 5B इज रिलेटिंग विद द डेफिनेशन ऑफ बैंक. The next is use of words bank, banker, banking और banking company. क्या कोई नॉर्मल इंडिविजुअल, पर्सन, कंपनी क्या ये वर्ड्स का यूज कर सकते हैं? इट्स आंसर इज नो, ये प्रोहिबिटेड है. कौन सा सेक्शन है? इट्स सेक्शन 7 कि जो बैंक्स, बैंकिंग कंपनी है वो अपने नेम के पीछे क्या है ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. ये बता रखा है सेक्शन 7 के अंदर. So no company other than a banking company shall use part of its name or in connection with its business any of the words bank, banker or banking, and no company shall carry on the business of banking in India unless it uses as a part of its name at least one of such words. तो बैंकिंग कंपनी के अलावा, बैंक के अलावा कोई और कंपनी ये जो वर्ड्स हैं इनका यूज नहीं कर सकती. ठीक है. Then section 7 also define that no firm, individual, group of individual shall for the purpose of carrying on any business use as part of its or his name any of the word bank, banking और banking company. तो कोई भी फर्म, इंडिविजुअल भी जो है बैंक और बैंकिंग कंपनी का जो ये नेम है इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक है.
सेक्शन 6 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 6 में बेसिकली क्या बता रखा है कि बैंकिंग बिजनेस के बारे में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बैंक इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेन तो आपको पता ही है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये तो है ही। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बैंक इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये आपका सेक्शन 6 बात करता है, ठीक है। एंड सेक्शन 7 इज अबाउट व्हाट, कि बैंक, बैंकर एंड बैंकिंग कंपनी, ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ बैंक्स यूज कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई कंपनी नहीं, कोई फर्म नहीं, कोई इंडिविजुअल नहीं, ठीक है। Then next is a restriction on business of certain kind such as trading of goods. There is a restriction कि बैंक जो हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। एंड ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है सेक्शन 8। तो टेक इनटू कंसीडरेशन सेक्शन 8 इज अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस ऑफ सर्टेन काइंड्स सच एज ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। Then next is section 9. Section 9 prohibit bank from holding any immovable property howsoever acquired except as acquired for its own use for a period exceeding 7 years from acquisition of the property. RBI may extend this period by 5 years. या मैं बात करूं कि जो बैंक की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, नॉन बैंकिंग एसेट है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं टर्म यहाँ पे बताऊं, स्पेसिफिक टर्म इज नॉन बैंकिंग एसेट्स, ठीक है। ये आपके कहाँ पे बता रखे हैं, सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 इज अबाउट नॉन बैंकिंग एसेट। एसेट्स का मीनिंग क्लियर है ना आपको, जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट की है एंड दैट विल हेल्प यू टू जनरेट इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दे आर नोन एज एसेट्स। जो तो बैंकिंग एसेट्स हैं, ठीक है, वो तो पार्ट रहेंगे बैंक के एसेट्स का। नॉन बैंकिंग एसेट्स कौन से हो गए, आपको पता है बैंक क्या है, लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड लेट्स से कि ये जो लोन प्रोवाइड किया ना बैंक ने अगेंस्ट अ हाउस किया, अभी हाउस क्या है, एसेट है, लेकिन क्या ये बैंकिंग एसेट की कैटेगरी में आएगा, नहीं आएगा। बैंक ने इस तरीके के जो एसेट्स हैं इनको डिस्पोज ऑफ करना है विद इन 7 ईयर, दैट एसेट्स आर नोन एज नॉन बैंकिंग एसेट्स, ठीक है। 7 ईयर के अंदर अंदर इनको डिस्पोज करना है। एंड ये जो 7 ईयर का टाइम पीरियड है इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अनदर 5 ईयर बाय टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So what you have to take into consideration, section 9 is about non-banking assets कि इनको disposal of non-banking asset within 7 year and that period can be extended by RBI for 5 years, ठीक है। Then next is qualification. So section 10A is talking about what are the qualification if you are appointed as a director of a banking company. प्रॉपर मैनेजमेंट वहां पे होगी, डायरेक्टर्स विल बी देयर जो प्रॉपर मैनेज करेंगे बैंकिंग कंपनी बिजनेस को। क्या क्वालिफिकेशन है इफ यू वांट टू बी डायरेक्टर, ये कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 10A के अंदर, ठीक है। सो एटलीस्ट 51% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स shall have special knowledge or practical experience with respect of accountancy, agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, finance and law. तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका कम से कम 51% जो डायरेक्टर्स हैं दे हैव नॉलेज अबाउट दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो ये बता रखा है आपका सेक्शन 10A में। Section 10A also talking about that at least 2 of the director should have special knowledge or practical experience in agriculture and rural economy or cooperation or small scale industries कि कम से कम 2 डायरेक्टर्स को जो है स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेशन टू दीज फील्ड्स, ठीक है। The next is chairman of banking company. So section 10B is talking about chairman of a banking company, whole-time chairman or managing director. Every banking company should have a full-time or part-time chairman appointed from among its director. तो एक chairman होएगा या managing director होएगा that is to be appointed for a banking company according to section 10B, ठीक है। Then paid up capital and reserve requirement. आपने अगर कोई बैंकिंग कंपनी स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया बता रखा है कि कम से कम इतना आपका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व आपने मेंटेन करके रखना है, ठीक है। दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11। पेड अप कैपिटल इज बेसिकली व्हाट, जब भी कंपनी ने पब्लिक इशू, पब्लिक से पैसा रेज करना है ना, IPO लेके आना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आना है या जनरल पब्लिक से पैसा रेज करना है
इट्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि कितना रिक्वायर्ड है कैपिटल फॉर दैट बैंकिंग कंपनी, कितनी उनको रिक्वायरमेंट है जनरल पब्लिक से पैसा रेज करने की। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है या जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के, दैट इज एमओए एंड एओए, जितना उसमें डिफाइन है कि इतनी आपके पास अथॉरिटी है कि आप इतनी कैपिटल रेज कर सकते हो जनरल पब्लिक से, दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इन रिलेशन टू कैपिटल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पेड अप कैपिटल मीन्स व्हाट, क्योंकि हमने आगे एक परसेंटेज देखनी है 4:2:1 स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल के रिलेशन में, ठीक है। सो ऑथराइज्ड कैपिटल की जितनी अथॉरिटी है कंपनी के पास, टू दैट एक्सटेंट दे कैन रेज कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक, दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। एंड जरूरी नहीं होता कि जितनी आपके पास अथॉरिटी हो आप उतनी की उतनी ही कैपिटल क्या हो इशू कर दो। हो सकता है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट क्या करो इशू करो, कुछ पार्ट जो हैं शेयर्स उतने पार्ट के इशू करो, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल, ठीक है। एंड जरूरी नहीं कि आपने जितनी कैपिटल इशू की उतने ही लोग क्या करें आपकी कैपिटल को सब्सक्राइब करें। रहता है ना, कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन रहता है, कई बार अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है, कई बार इक्वली जितने आपने शेयर इशू किए उतने ही लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब किया, ठीक है। तो जितने लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस भी हो सकता है एंड पार का केस भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। एंड जितने भी लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए, ठीक है, डेफिनेटली आपने उनसे क्या है पैसा मंगवाना है। एंड जितना भी इन्वेस्टमेंट रहता है ना, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया जाता है। जैसे कुछ पैसा आपने एप्लीकेशन के वक्त मंगवा लिया, कुछ जब आपने शेयर्स अलॉट किए तब मंगवा लिया, ठीक है, कुछ फर्स्ट कॉल के वक्त, कुछ सेकेंड कॉल के वक्त, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में पैसा क्या है मंगवाया जाता है। दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। कितना आपने मंगवाया पैसा लोगों से, ठीक है, कि आपका अलॉटमेंट इशू ड्यू हो गया है आप पे कर दो, आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया है आप पे कर दो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। एंड कितना लोगों ने पे किया, जरूरी नहीं अभी ड्यू हो गया कि लोग पे भी करें, कितना उन्होंने पे किया दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल, दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 11, ठीक है। कितना उन्होंने पे किया कि आपने फर्स्ट कॉल मंगवाई, कितने लोगों ने पे की, कितने ने नहीं पे की, जिन्होंने पे की जितना पैसा पे कर दिया दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरीज हैं कैपिटल की आगे फर्दर, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, जो मेंटेन है। तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट जो मेंटेन करके रखना है बैंकिंग कंपनी ने मिनिमम, वो कहाँ पे डिफाइन है आपका सेक्शन 11 के अंदर। एंड अगर मैं सेक्शन 12 की बात करूँ ना, तो वहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रक्चर बता रखा है दैट 4:2:1 इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 12 की बात करूँ ना, सेक्शन 12 में आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर बता रखा है इन रिलेशन टू कैपिटल, दैट इज 4:2:1 ऑथराइज्ड, पेड अप, सब्सक्राइब कैपिटल के रिलेशन में यहाँ पे आपका प्रॉपर कि आपने ये रेशो में मेंटेन करके रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफाइन है आपका सेक्शन 12 के अंदर 4:2:1, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। इट इज़ रिलेटेड विद कि जब भी बैंक ने अभी लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, जो भी आपका प्रॉफिट होएगा आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है। वो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपने कुछ परसेंटेज एक फंड में डालना है, दैट इज नोन एज रिजर्व फंड। एंड ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। सो रिजर्व फंड के रिलेशन में दैट टू दे हैव टू क्रिएट अ रिजर्व फंड एंड 20% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू दिस फंड बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। देन सेक्शन 18 इज रिलेटिंग विद कैश रिजर्व रेशो। अभी CRR इज बेसिकली व्हाट, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं ये। CRR इज बेसिकली व्हाट, इट इज दैट रेट which commercial banks have to maintain with the RBI, which commercial banks have to maintain with the RBI, that is known as CRR, कैश रिजर्व रेशो, कि इतना परसेंटेज उन्होंने अपने डेली डिपॉजिट का या NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना है, ठीक है, दैट इज नोन एज CRR। एंड अभी करंटली कितनी चल रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सो CRR इट्स रिक्वायरमेंट फॉर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स to maintain a percentage
ऑफ द डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई गेस 4.5 अभी के लिए चल रही है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी by way of cash reserve with itself or by way of balance in the current account with the RBI. तो ये आपका रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 फॉर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. Then section 19 subsection 2 is about restriction in शेयर होल्डिंग इन अनदर कंपनी. अगर मान लो एक बैंकिंग कंपनी वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, तो क्या वो कर सकते हैं? इसका आंसर है यस, लेकिन टू अ सम एक्सटेंट एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है कि इतनी अमाउंट ही वो कर सकते हैं. वो रिस्ट्रिक्शन आपका कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 19 सब सेक्शन 2. सो इट्स अबाउट रिस्ट्रिक्शन इन द शेयर होल्डिंग ऑफ अनदर कंपनी. जैसे मान लो दो कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनी ABC एंड XYZ. ABC कंपनी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ XYZ. दे कैन, लेकिन रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है? 30% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व. अपनी कंपनी के 30% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, और जिस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है वो कंपनी का 30% ऑफ पेड अप कैपिटल. दोनों में से जो भी कम होएगा, विच एवर इज लेस, टू दैट एक्सटेंट कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है इन XYZ कंपनी. तो ध्यान से देखिएगा, 30% ऑफ पेड अप कैपिटल क्या है? बेसिकली हमने क्लियर कर लिया, 30% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड 30% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है. दोनों में से जो भी कम होएगा टू दैट अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो नो बैंकिंग कंपनी शेल बी होल्डिंग शेयर इन एनी कंपनी एज अ प्लेजी, मॉर्गेजी और एब्सोल्यूट ओनर exceeding 30% of the paid up share capital of that company or the paid up share capital and reserve of the banking company itself. ठीक है. Then section 20. Section 20 is about कि बैंक जो हैं अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं देंगे. Let's say there is a person A. पर्सन A के पास क्या है? किसी कंपनी के शेयर्स हैं. आप कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके एज अ कोलेटरल रख के उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो ना. पर्सन ए गए ABC बैंक के पास एंड बोला कि मेरे पास ये कंपनी के शेयर्स हैं, आप इनको रख लीजिए एंड इनके अगेंस्ट मेरे को लोन दे दीजिए. तो बैंक ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन क्या अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन दे सकते हैं? इट्स आंसर इज नो. लेट्स से कि जो पर्सन ए है ना, इनके पास शेयर्स किस कंपनी के हैं? ABC बैंकिंग कंपनी के ही शेयर्स हैं. तो क्या ये शेयर्स के अगेंस्ट बैंक लोन देगा? इट्स आंसर इज नो. ठीक है, तो ये बात करता है सेक्शन 20. रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक टू ग्रांट लोन टू पर्सन इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक. तो ऐसा अलाउड नहीं है. Then next is section 21. Section 21 give power to RBI in relation to directions issued in case of loans and advances. कि आपने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, इतने टाइम पीरियड में जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करना है. अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो एप्लीकेशन को, सूटेबल रीजन विद इन दैट टाइम आपने बताना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं सेक्शन 21 में. तो पावर टू रिजर्व बैंक टू इशू डायरेक्टिव टू बैंक्स टू डिटरमिन पॉलिसी फॉर एडवांसेस. देन नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग. जब भी आपने बैंकिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ेगा. दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 22 दैट लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी टू कमेंस और कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अ कंपनी रिक्वायर अ लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. Then next is SLR, statutory liquidity ratio. So section 24 is talking about कि जो बैंक्स हैं, SLR इज बेसिकली व्हाट, कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं इन्होंने डेली डिपॉजिट्स का या NDTL का कुछ परसेंटेज अपने पास विद इटसेल्फ मेंटेन करके रखना है इन लिक्विड एसेट्स. लिक्विड एसेट्स कौन से रहते हैं? जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर पाओ. तो एक रिस्ट्रिक्शन है. दिस इज ऑल्सो SLR इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मनी सप्लाई को प्रॉपर इंश्योर करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो टूल्स हैं CRR, SLR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनका यूज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टू इंश्योर मनी सप्लाई, सो दैट की जो कंडीशन है इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी उनको कंट्रोल किया जा सके, स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके. ठीक है, so SLR is basically what? It is that percentage which banks have to maintain with itself in liquid form. Liquid form मतलब cash in hand, gold की form में रख सकते हैं. Balance with RBI in excess of 1 under section
42 ऑफ आरबीआई एक्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अनएनकम्बर्ड का मतलब क्या रहता है कि जिन जो फ्री ऑफ चार्ज हो, जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट ना हो, ठीक है, वो वाली इन्वेस्टमेंट। बैलेंस विद आरबीआई इन एक्सेस ऑफ 1 अंडर सेक्शन 42, यहाँ पे सीआरआर की रिक्वायरमेंट है इन रिलेशन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जैसे आपने देखा ना कि नॉन शेड्यूल बैंक्स जो हैं उनके लिए हमने सेक्शन देखा, सेक्शन 18 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने भी मेंटेन करके रखना होता है सीआरआर विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। तो ये आपके कंपोनेंट है एसएलआर के एंड ये मेंटेन करके रखनी है रेशो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। करंटली अगर मैं आपसे एसएलआर पूछूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट मैंने जो अपडेट देखा है दैट इज कि 18% चल रहा है आपका एसएलआर, ठीक है। तो जितना भी करंटली है आप डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखोगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन नेक्स्ट इज द रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट। अनक्लेम डिपॉजिट्स कौन से, जिनके ऊपर क्लेम करने वाला कोई नहीं है, मतलब 10 ईयर और अबव 10 ईयर हो गए हैं, उनके ऊपर किसी ने क्लेम नहीं किया, दे आर नोन एज अनक्लेम डिपॉजिट। सेक्शन 26 इज टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये डिपॉजिट्स को बैंक को एक फंड में डालना पड़ता है। दैट फंड इज नोन एज DEAF, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड नामक फंड में ये जो डिपॉजिट्स हैं उनको डालना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी डिपॉजिट्स के ऊपर क्लेम नहीं किया गया, 10 साल या 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं, दे आर नोन एज अनक्लेम डिपॉजिट। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 29। जैसे नॉर्मल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती हैं, वैसे ही बैंकिंग कंपनी ने भी यहाँ पे क्या है, अपना P&L एंड बैलेंस शीट एक प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करके रखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, ठीक है। देन जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, ऑडिट करवाते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बैंकिंग कंपनी ने भी यहाँ पे क्या है, ऑडिट करवानी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट from the auditor according to section 30. Balance sheet is to be got audited from the qualified auditor. Then section 31, it's a relating with, आपने ऑडिट करवा ली, इसके बाद पब्लिकेशन के रिलेशन में है। that banks have to publish balance sheet and auditor's report within 3 months from the end of the period to which they refer. आरबीआई में एक्सटेंड द पीरियड बाय फर्दर 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर आपने क्या है, पब्लिश करवाना है। ये पीरियड को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अनदर 3 मंथ्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफ दे थिंक्स फिट। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 35, इट इज रिलेटिंग विद इंस्पेक्शन। आरबीआई के पास पावर है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं बैंक्स की। सो द सेक्शन पावर द आरबीआई टू कंडक्ट इंस्पेक्शन on every banking company and its branches. It also empower the RBI to issue direction to any banking institution in India or operating in India and based in a foreign land. देन ऑफिशियल लिक्विडेटर, जब भी कंपनी वाइंड अप करनी है एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। इसी तरीके से जब भी बैंकिंग कंपनी यहाँ पे वाइंड अप करेंगे तो लिक्विडेटर विल बी देयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29। लिक्विडेटर का काम यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी कंपनी के एसेट्स रहेंगे, है ना, कि कितने कंपनी के एसेट्स हैं उनको किस तरीके से हमने रियलाइज करना है, जो भी कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं किस अकॉर्डिंग आपने अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस उनको क्या है मीट ऑफ करना है, ये काम किसका रहेगा, लिक्विडेटर का। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है ये अपॉइंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39। Then section 45ZA to ZF, this is basically dealing with the nomination facility in relation to deposit account, in relation to safe custody of articles, in relation to lockers. So sections ध्यान में रखना है आपने। section 45ZA deposit account, ZC safe custody article, ZE lockers। आप किस तरीके से रिलेट करके रख सकते हो, डिपॉजिट अकाउंट में वर्ड अकाउंट है ना, A से आप रिलेट कर सकते हो कि ZA इज रिलेटिंग विद डिपॉजिट अकाउंट। ZC में वर्ड C है, C से आप रिलेट करके रख सकते हो कस्टडी की सेफ कस्टडी वर्ड है तो ZC इज रिलेटिंग विद सेफ कस्टडी। ZE में वर्ड E है, लोकर में वर्ड E आता है ना जिसके ऊपर एम्फेसाइज करके आप प्रोनाउंस करते हो दैट लोकर्स। सो विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक यू विल बी एबल टू रिलेट कि 45ZE इज रिलेटिंग विद लोकर्स, ठीक है। तो ये नॉमिनेशन के रिलेशन में है, सेक्शंस ध्यान में रखिएगा 45ZA, ZC, ZE। देन नेक्स्ट 45Z, ZA से लेके F तक तो नॉमिनेशन के साथ रिलेटेड हैं।
45Z किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटिंग विद रिटर्न ऑफ अ पेड इंस्ट्रूमेंट। लेट से कि कोई पर्सन था एक्स, इन्होंने चेक इशू किया किसी पर्सन को, लेट से जेड, ठीक है, चेक इशू किया एंड इन्होंने चेक लगाया, XYZ बैंक है आपका, इसमें चेक लगाया एंड पेमेंट कर दी बैंक ने आपके बिहाफ के ऊपर पर्सन जेड को। देयर आफ्टर मान लीजिए कि आप दोनों पार्टीज के बीच में हो गया डिस्प्यूट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगी एंड यहाँ पे पर्सन जेड चले गए कोर्ट के पास एंड इनको बोला कि आपने पेमेंट नहीं की, पर्सन एक्स हैं जो, इन्होंने पेमेंट नहीं की है मुझे अभी तक। तो यहाँ पे जो पर्सन एक्स हैं ये अपने बैंक को बोल सकते हैं कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट मेरे बिहाफ के ऊपर पे किया था आप मेरे को वापस कर दीजिए, सो दैट विल एक्ट एज अ वैलिड प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि मेरी तरफ से पेमेंट होगी है पर्सन जेड को। तो क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट बैंक वापस करेंगे? इट्स आंसर इज येस, वो ट्रू कॉपी अपने पास रखेंगे एंड जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये वापस कर देंगे पर्सन एक्स को, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 45Z, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 46, इट इज रिलेटिंग विद पेनल्टीज कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रोविजंस के साथ अगर कंप्लाई नहीं किया गया तो यहाँ पे RBI के पास पावर है कि वो पेनल्टीज इंपोज कर सकती हैं ऑन दोज बैंक्स, ठीक है। सेक्शन 46 इज रिलेटिंग विद पेनल्टीज। Okay, so this is all about today's lecture about important section of Banking Regulation Act that are important from exam point of view. Some sections हमने discuss किए in relation to Banking Regulation Act and I hope so कि आपको समझ में आए हों। आप recall ज़रूर कीजिएगा सेशन को एंड इसी के साथ जो आज का सेशन है इसे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। आई विल रिमाइंड यू अगेन, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर शेयर करते हैं टेलीग्राम में एंड अगर कोई अपडेशन रहती है, कोई अमेंडमेंट रहती है इन रिलेशन टू योर एग्जाम पैटर्न, इन रिलेशन टू योर एग्जाम, इन रिलेशन टू अपकमिंग वीडियोस, लाइव वीडियोस, यू विल गेट टू नो इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसी के साथ आज का सेशन वाइंड अप करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट आवर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।